रात के 11 बज चुके थे। शहर के बस स्टैंड के पास वाली चाय की टपरी पर सन्नाटा पसरा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। वहां 3 लोग मौजूद थे, रमेश, उसका बचपन का दोस्त सुरेश और चाय वाला रामू काका। आखिरी बस जा चुकी थी और यहीं से रमेश की बदकिस्मती शुरू हुई। अरे यार रमेश, मैंने कहा था ना कि सेठ से जल्दी छुट्टी मांग ले। अब देख, आखिरी बस भी निकल गई। अब हम गांव कैसे जाएंगे? 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा क्या? तू चिंता क्यों करता है भाई? मेरी साइकिल है ना यहाँ खड़ी, हम दोनों चले चलेंगे। डबल सवारी। वैसे भी सुमित्रा और बच्चे राह देख रहे होंगे। आज मुन्नू का जन्मदिन है, मुझे किसी भी हाल में 12 बजे से पहले घर पहुंचना है। बेटा रमेश, जिद मत कर। आज अमावस की रात है और हवा का रुख भी ठीक नहीं लग रहा। मेरी मान, आज यहीं दुकान के पीछे सो जा, सुबह चले जाना। रात को उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। काका सही कह रहे हैं रमेश, और अगर तू साइकिल से जाएगा भी तो पक्का सड़क वाले रास्ते से ही जाएगा ना? वो जो लंबा है लेकिन सुरक्षित है। अरे तुम दोनों तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई बच्चा हो। सुरेश, अगर हम सड़क वाले रास्ते से गए तो 2 घंटे लगेंगे। मैं बरगद वाले शॉर्टकट से जाऊंगा, आधे घंटे में गांव। पागल हो गया है क्या तू? उस बरगद वाले रास्ते से? तुझे पता नहीं है पिछले साल वहां क्या हुआ था? हरिराम का आज तक पता नहीं चला। मैं उस रास्ते पर कदम भी नहीं रखूंगा। मुझे अपनी जान प्यारी है। तू डरपोक है सुरेश, मुझे जाना है। तुझे आना है तो आ, वरना मैं अकेला ही जा रहा हूं। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मौत से खेलने का शौक मुझे नहीं। मैं तो यहीं काका की दुकान पर रुक रहा हूं और तुझे भी कह रहा हूं, मत जा। सुरेश ने रमेश का हाथ पकड़ा, लेकिन रमेश ने झटक दिया। उसे अपने बेटे के जन्मदिन की हड़बड़ी थी। रमेश ने साइकिल उठाई और अंधेरे में उस कच्चे बदनाम रास्ते की तरफ बढ़ गया। सुरेश और रामू काका उसे तब तक देखते रहे जब तक वो कोहरे में ओझल नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही वो पुरानी हवेली के खंडहरों के पास पहुंचा, माहौल बदलने लगा। बेकार में सुरेश डरा रहा था। कितना शांत है सब कुछ, बस थोड़ी ठंड ज्यादा है। तभी अचानक रमेश की साइकिल के पीछे की सीट पर एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे आकर बैठ गया हो। साइकिल का संतुलन बिगड़ने लगा। रमेश का दिल धक से रह गया। कौन? सुरेश, तू है क्या? तू कब आया पीछे? डरा क्यों रहा यार? बात करना। देख, जो कोई भी है उतर जा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। उतर जा, वरना मैं साइकिल गिरा दूंगा। तेज और तेज चला। सने डर के मारे पैडल पर पूरा जोर लगा दिया। अचानक साइकिल का चैन टूट गया और रमेश धड़ाम से नीचे गिरा। आहा, मेरी कमर। हे भगवान, कौन है भाई वहां? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? रमेश को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे लगा शायद कोई और भी है जो मुसीबत में है। वो लंगड़ाते हुए उस आदमी के पास गया। हाँ भाई, मेरी भी साइकिल टूट गई है। चलो साथ में चलते हैं, गांव पास ही है। जैसे ही रमेश ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, वो आदमी चुप हो गया। उसका रोना एक डरावनी हंसी में बदल गया। धीरे धीरे उस आदमी ने अपना सिर उठाया। रमेश की रूह कांप गई। उस आदमी का चेहरा था ही नहीं। वहां बस सपाट मांस था, न आंखें, न नाक, न मुंह। नहीं, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। गांव अब तू कभी नहीं पहुंचेगा। रमेश, तू अब हमारा है। उस साये ने रमेश का गला पकड़ लिया। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। रमेश का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर की तरफ उबलने लगीं। सुरेश। रमेश के हाथ पैर फड़फड़ाए और फिर शांत हो गए। जंगल में उल्लुओं के बोलने की आवाज फिर से शुरू हो गई। रमेश का बेजान शरीर बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था और उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव जम गया था जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल फट जाए। रात की दहशत के बाद सुबह का सूरज तो निकला, लेकिन रामपुर गांव के लिए यह सुबह सामान्य नहीं थी। सुबह बस स्टैंड पर सुरेश की आंख खुली। उसने तुरंत फोन देखा। 6 बजे थे। रमेश को कॉल किया, लेकिन फोन कवरेज से बाहर था और दिल में अजीब सा डर बैठ गया। काका, ओ रामू काका, रमेश का कोई अता पता नहीं है।
उसका ड्रोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो सच में उसी रास्ते से तो नहीं चला गया। हाँ बेटा, मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत हुआ है। वो लड़का बड़ा जिद्दी था। चल दुकान बंद कर, हम जाकर देखते हैं। शायद साइकिल राब हो गई हो और वो कहीं फंसा बैठा हो। सुरेश और रामू काका ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। वे मुख्य सड़क छोड़कर उसी बरगद वाले कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए। सुरेश, जो हमेशा निडर होने का दिखावा करता था, आज काका के पीछे पीछे चल रहा था। करीब 20 मिनट चलने के बाद, काका, वो देखो, वो रमेश की साइकिल है। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। साइकिल से कुछ ही दूरी पर कीचड़ और सूखे पत्तों के बीच रमेश का शरीर पड़ा था। वो औंधे मुंह गिरा था। हे भगवान, रमेश बेटा उठ। रामू काका ने दौड़कर रमेश के कंधे को पकड़कर उसे सीधा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रमेश का चेहरा देखा, उनकी चीख निकल गई। वे झटके से पीछे गिर पड़े। सुरेश, जो अब तक खड़ा था, यह देखकर थर-थर कांपने लगा। क्या हुआ काका? रमेश ठीक तो है ना? उसकी आंखें देख सुरेश। हे ईश्वर, ऐसी मौत तो दुश्मन को भी ना मिले। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर रमेश के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, खून से भरी हुई, पुतलियां ऊपर चढ़ी थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देखा हो। उसका मुंह अधखुला था, जीभ दांतों के बीच दबी हुई, गले पर उंगलियों के काले निशान थे, लेकिन वो निशान किसी इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा बड़े थे। भाई, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे रोका था। उठ जा यार, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चीख, सुरेश की चीख जंगल में गूंज उठी। डर की खबर पल भर में गांव तक पहुंच गई। थोड़ी ही देर में गांव वाले, सरपंच और रमेश की पत्नी सुमित्रा वहां पहुंच गए। रमेश की लाश देखते ही सुमित्रा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या हो गया? अभी कल ही तो बात हुई थी। मुन्नू के लिए खिलौने लाने वाले थे, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कोई तो इन्हें उठाओ। गांव के सबसे बुजुर्ग और तंत्र मंत्र के जानकार भैरव काका भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उनकी उम्र 80 के पार थी। सब पीछे हटो, कोई भी लाश को नंगे हाथों से मत छूना। भैरव काका की आवाज में ऐसा आदेश था कि रोती हुई सुमित्रा को भी औरतों ने पकड़कर पीछे खींच लिया। भैरव काका ने अपनी झोली से थोड़ी राख विभूति निकाली और रमेश के माथे पर लगा दी। जैसे ही राख माथे को छुई, रमेश के शरीर से एक हल्की सी सन्न की आवाज आई, जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ा हो। भीड़ में खलबली मच गई। तुम लोग इसे रात को इस रास्ते से आने से रोक नहीं सकते थे? इसने अमावस की रात को बरगद के नीचे कदम रखा और अब वो इसके साथ है। काका, मैंने बहुत रोका था, पर ये नहीं माना। अब हम क्या करें? क्या डॉक्टर को बुलाएं? पुलिस को बुलाएं? डॉक्टर और पुलिस अब कुछ नहीं कर सकते। इसकी जान किसी बीमारी या हादसे से नहीं गई है, इसकी आत्मा को खींचा गया है। देखो इसके पैरों को। सबने रमेश के पैरों की तरफ देखा। उसके दोनों पैरों के तलवे पूरी तरह काले पड़ चुके थे, जैसे वो जलते हुए अंगारों पर चला हो। सुनो सब लोग, सूरज ढलने से पहले इसका अंतिम संस्कार करना होगा। अगर अंधेरा हो गया और ये लाश गांव में रही, तो जो चीज इसके साथ आई है वो पूरे गांव को अपना शिकार बनाएगी। इसे घर नहीं ले जाया जा सकता, इसे सीधे शमशान ले जाना होगा। इसे नहीं, मैं अपने पति को एक बार घर ले जाऊंगी। उन्हें नहलाना है, तैयार करना है। ऐसे जंगल से सीधे शमशान कैसे ले जा सकते हैं? ये अधर्म है। बेटी, धर्म कर्म के लिए जीवन होना जरूरी है। अगर ये लाश घर गई तो तेरे बच्चों पर भी वो साया आ जाएगा। क्या तू चाहती है कि मुन्नू पर भी आंच आए? बच्चों का नाम सुनते ही सुमित्रा चुप हो गई। गांव वालों ने जल्दी जल्दी बांस काटे और वहीं जंगल में एक अर्थी तैयार की। सुरेश और 3 अन्य नौजवानों ने कांधा देने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश को उठाने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। मैसी लाश को उठाने की कोशिश की। अरे, ये इतना भारी क्यों है? रमेश तो दुबला पतला था। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक चट्टान को उठा रहे हैं। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। जोर लगाओ, हिम्मत मत हारना। राम नाम सत्य है का जाप करो। वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें इसे ले जाना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के नाम के साथ उन्हें थोड़ी ताकत मिली और उन्होंने अर्थी को कंधों पर उठा लिया। चलो, रुको मत, सीधे शमशान घाट चलो। पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा।
चाहे कोई भी आवाज आए। अर्थी आगे बढ़ी, गांव वाले पीछे पीछे। सुमित्रा को औरतें थामे हुए थीं। जंगल पार करते ही वे शमशान की राह पर आ गए। दोपहर थी, फिर भी हवा में ठंडा सन्नाटा था। कुत्ते दुम दबाकर छिप गए। गाय भैंसें बेचैन होकर रंभाने लगीं। तभी अर्थी के दाहिने कंधे पर चल रहे किशन को लगा किसी ने उसके कान के पास फूंक मारी हो। किशन का संतुलन बिगड़ा और अर्थी एक तरफ झुक गई। रमेश की लाश का हाथ अर्थी से नीचे लटक गया। वो हाथ हवा में ऐसे झूल रहा था जैसे किसी को बुला रहा हो। भैरव काका ने तुरंत आकर हाथ को वापस ऊपर रखा। मैंने कहा था ना, ध्यान मत भटकाओ, बस चलते रहो। अभी तो शमशान दूर है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्थी का वजन बढ़ता ही जा रहा है? अब मेरे कंधे जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अब हम उसकी सीमा से बाहर जा रहे हैं और वो साया अपना हाथ छोड़ना नहीं चाहता। बस चलते रहो सुरेश। अगर तुमने अर्थी कमीन पर रख दी तो हम इसे दोबारा कभी नहीं उठा पाएंगे। सूरज ढल रहा था, साये फैलते जा रहे थे। नदी किनारे शमशान तक जाते हुए अर्थी भारी होती गई। हवा में सड़ी बदबू लौट आई। गांव वाले नहीं जानते थे रमेश मर चुका था, पर उसके भीतर कुछ जाग चुका था। गांव वाले उस भारी अर्थी को घसीटते हुए आखिरकार शमशान घाट पहुंच ही गए। रास्ते की थकान और डर ने सबको तोल दिया था। नदी के किनारे बनी चिता पर जैसे ही उन्होंने रमेश की लाश को पटका, एक अजीब सी बात हुई। जिस लाश को उठाने में 10 लोगों के पसीने छूट रहे थे, वो अचानक रुई की तरह हल्की महसूस होने लगी। वातावरण एकदम शांत हो गया, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। यह शांति ठीक नहीं है सुरेश, यह धोखा है। जल्दी करो, लकड़ियां सजाओ, मुहूर्त बीता जा रहा है। मुझे हवा में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। काका, मुझे लग रहा है कोई हमें झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। और रमेश का चेहरा, अभी जब मैंने उसे चिता पर रखा तो ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा था। बकवास बंद कर और घी डाल। हमें बस इस शरीर को राख करना है। एक बार शरीर जल गया तो वो साया अपने आप भाग जाएगा। जल्दी कर। काका, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये जिंदा है। रमेश जिंदा है। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग पीछे हटे लेकिन भाग नहीं पाए, क्योंकि एक अदृश्य घेरे ने उन्हें रोक लिया था। तभी चिता पर लेटा रमेश धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी, जैसे टूटी हो। उसने अपनी खून से भरी आंखें खोली और सुरेश को देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी और सुकून भरी मुस्कान थी। सुरेश, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी क्या है? तू जो भी है, इस शरीर को छोड़ दे। अग्निदेव तुझे भस्म कर देंगे। भस्म? तुम लोग कितने नादान हो काका। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जलाकर मार सकते हो? रमेश, तू क्या कह रहा है? देख, हम तुझे मुक्ति देने आए हैं। बस शांत हो जा भाई। मुक्ति? किसकी मुक्ति सुरेश? इस सड़े हुए शरीर की या मेरी? मैं तो कब का आजाद हो चुका हूं। तुम लोग अभी भी नहीं समझे। मैं इस शरीर में फंसा नहीं हूं। मैंने इसे बस पहना हुआ था ताकि मैं यहां तक आ सकूं। काका, तुम्हें क्या लगा था कि हरिराम कुएं में गिरकर मरा था, या पिछले साल विमला काका को सांप ने काटा था? तुम लोग कितने भोले हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ हमें डराना चाहते हो। रमेश ने हंसते हुए जलती मशाल को अपनी छाती से लगा लिया। लपटें भड़क उठी। कपड़ों ने तुरंत आग पकड़ ली। देख सुरेश, देख कैसे ये धुआं ऊपर नहीं जा रहा। ये गांव जा रहा है। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बिस्तरों में, तुम्हारे बच्चों की सांसों में। मैं अब हर जगह हूं। गांव की हर मौत अब कुदरती नहीं होगी, वो मेरी मर्जी होगी। हमने वही किया जो वो चाहता था सुरेश। हमने अनजाने में पिंजरा खोल दिया। हरिराम, विमला, छोटू, वो सब तो बस शुरुआत थे। अब यह गांव शमशान बनेगा। आज हमने रमेश को नहीं जलाया, आज हमने अपने गांव की चिता को आग दी है।